हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एसएस का फर्स्ट चैप्टर राजपूत एज न्यू रूलर्स एंड स्टेट्स। अब तक हमने देखा था कि राजपूत के बारे में कैसा नेचर है उनका, फिर उसके बाद उनके नॉर्थ इंडिया में जो जो स्टेट्स और किंग्स थे उनके बारे में देखा। फिर अभी हमको कंटिन्यू करना है साउथ इंडिया के जो स्टेट्स और किंग्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो साउथ इंडिया के बारे में हमें बताया हुआ है कि जो नर्मदा रिवर है ना हमारे इंडिया की, नर्मदा रिवर के बाद जो भी एरिया जो साउथ में आ रहा है वो सारे स्टेट्स और वो सारे किंग्स उनके साउथ इंडिया के किंग्स माने जाएंगे, नर्मदा रिवर के बाद वाले, ठीक है। तो अभी हम इस टेबल के अकॉर्डिंग थोड़ा देखेंगे और 5 डायनेस्टी इंपॉर्टेंट दी हुई है हमें। कौन सी? चालुक्य, राष्ट्रकूटा, पल्लवा, चोला और चेरा डायनेस्टी। ठीक है, तो डायनेस्टी मतलब क्या, एक बार फिर से बता देता हूँ। डायनेस्टी मतलब कि ऐसा किंगडम जिसमें एक ही फैमिली पूरे किंगडम को चलाती है टाइम टू टाइम। जैसे कि पहले जो किंग है वो, फिर उसका जो सन है वो, फिर उसके सन का जो सन है वो किंगडम चलाते जा रहा है, वो किंग बनते जाएंगे, अपने ही फैमिली के किंग बनते जा रहे हैं और अपने किंगडम को अच्छे से रखा है। जैसे कि अभी चालुक्य डायनेस्टी है, तो चालुक्य का जो पहला किंग होगा वो तो किंग है ही, फिर उसके बाद जो उसका बेटा आएगा वो किंग बनेगा, फिर उसका बेटा आएगा वो किंग बनेगा। तो एक ही फैमिली चला रही है, एक ही सरनेम वाले चला रहे हैं, तो वो डायनेस्टी मतलब वो किंगडम को हम डायनेस्टी बोलेंगे, ओके। तो अभी शुरू करते हैं समझने के लिए, चालुक्य डायनेस्टी से शुरुआत करेंगे हम। चालुक्य डायनेस्टी के 3 ब्रांचेस हैं या फिर 3 उनके कैपिटल्स बताए हुए हैं, वटापी, वेंगी और कल्याणी, ठीक है। और सबसे पहले वटापी की बात करें तो चालुक्य डायनेस्टी की शुरुआत तो जय सिंह ने की थी और वटापी उनका मेन कैपिटल था। जो पहली ब्रांच थी उनकी, वटापी उनका कैपिटल था और उसको हम आज के टाइम पे बादामी बोलते हैं, बादामी, ओके। तो जय सिंह ने शुरुआत की थी चालुक्य डायनेस्टी की। जैसे हमने शुरू शुरू में देखा था कि पुलकेशी टू और हर्षवर्धन, इन दोनों की डेथ के बाद नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में स्टेट्स डिवाइड हो गए थे, किंग्स नए नए आते गए थे, है ना। नई नई ब्रांचेस राजपूत की बनती गई थी। तो नॉर्थ इंडिया में तो हर्षवर्धन के बाद बहुत सारे किंग आए, हमने देखा। फिर साउथ इंडिया में पुलकेशी टू के बाद बहुत सारे जो अलग अलग किंग्स आए उसके बारे में देखना है। तो शुरुआत हुई थी चालुक्य डायनेस्टी की, जिनके पहले किंग थे जय सिंह, लेकिन इंपॉर्टेंट किंग्स में पुलकेशी 1 और 2 थे, ठीक है। तो जब ये कमजोर हुआ, पुलकेशी टू की डेथ हो गई, उसके बाद चालुक्य डायनेस्टी की दूसरी ब्रांचेस बनी, वेंगी और कल्याणी, या फिर राजपूतों के अलग अलग दूसरी डायनेस्टी बनी, है ना। तो वेंगी और कल्याणी की बात की जाए तो वेंगी के मेन रूलर थे, वेंगी की शुरुआत करने वाले थे विष्णुवर्धन। वेंगी भी एक एरिया का नाम है जिसको विष्णुवर्धन ने कैपिटल बनाया, ठीक है। और कल्याणी की बात की जाए, कल्याणी चालुक्यस की बात की जाए तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के पास में ये थे, ये विष्णुवर्धन का वेंगी और ये कल्याणी, ठीक है। तो चालुक्य डायनेस्टी यहाँ पे खत्म होती है, कमजोर हो गए सब। उसके बाद आती है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फर्स्ट किंग थे इंद्रवन और बेस्ट किंग इंपॉर्टेंट रूलर थे गोविंद थ्री। बस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में इससे ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। उसके बाद पल्लवा डायनेस्टी की बात की जाए तो उनका कैपिटल सिटी था कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लवा डायनेस्टी का कैपिटल था और उनकी शुरुआत किसने की थी? बप्पदेव ने। बप्पदेव ने पल्लवा डायनेस्टी की शुरुआत की। महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन 1-2 उनके बेस्ट रूलर्स में से माने जाते हैं, ठीक है। फिर चोला डायनेस्टी की बात की जाए तो उनके बेस्ट किंग थे राजराज वन, राजा अधिराजा वन, राजेंद्र वन और उनका कैपिटल था तंजौर। ये 3-4 एरियाज में उनकी डायनेस्टी चल रही थी लेकिन कैपिटल सिटी था उनका तंजौर, ओके। फिर लास्ट में चेरा डायनेस्टी की बात की जाए तो उनके फर्स्ट किंग थे अयान और बेस्ट किंग थे सेतुंगवान, ठीक है। फर्स्ट थे अयान और बेस्ट उनके थे सेतुंगवान। तो ये उनके रूलर्स के नाम, जो जो किंग्स हैं, ये डायनेस्टी के नाम है और उनके प्लेसेस और कैपिटल्स के नाम है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये टेबल लिख भी सकते हैं, आपको साउथ इंडिया के स्टेट्स के बारे में सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें 5 डायनेस्टी है, चालुक्य, राष्ट्रकूटा, पल्लवा, चोला और चेरा, ठीक है। चालुक्य को हमने 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, वटापी, वेंगी और कल्याणी। और किंग्स की बात की जाए तो सबसे पहले उनके शुरुआत में किंग थे जय सिंह। पुलकेशी वन और पुलकेशी टू ने अच्छे से संभाला था किसको? वटापी ब्रांच को। फिर
वेंगी ब्रांच को शुरू करने वाले थे विष्णुवर्धन, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा रिवर के पास में विष्णुवर्धन ने वटापी ब्रांच को शुरू किया था। और कल्याणी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, बस कल्याणी चालुक्य की एक और डायनेस्टी, मतलब चालुक्य डायनेस्टी की एक और ब्रांच है, ये बताया हुआ है, ठीक है। फिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में देखा हमने, तो पहले किंग थे इंद्रवन और गोविंद तीन थे उनके इम्पोर्टेंट किंग। पल्लवा डायनेस्टी की शुरुआत करने वाले किंग थे बप्पदेव, और इम्पोर्टेंट रूलर्स में थे महेंद्र वर्मन वन, नरसिंह वर्मन वन और टू, और उनका कैपिटल था कांचीपुरम, ठीक है। फिर चोला डायनेस्टी में जो ये एरिया से तंजौर, तिरुचिरापल्ली, पुडुक्कोट्टाई, ये एरियाज में चोला डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, और उनका कैपिटल माना गया है तंजौर को। उनके बेस्ट किंग थे राजराजा वन, राजा अधिराजा वन, राजेंद्र वन, ओके। और लास्ट में चेरा डायनेस्टी की बात की जाए को हम केरला के नाम से भी जानते हैं, और उनके फर्स्ट किंग थे अयान, बेस्ट किंग थे सेतुंगवान, ठीक है। ये थे साउथ इंडिया के स्टेट्स और उनके किंग्स और उनकी डायनेस्टीज, ठीक है। अभी हमें राजपूत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझना है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि वो सब कुछ, ये इतने डायनेस्टी चला रहे थे तो वो उनके रूल्स कैसे थे, वो संभालते कैसे थे, मैनेज कैसे करते थे हर एक चीज़ को, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढते थे, है ना, उनकी गवर्नमेंट कैसे चलती थी, है ना, वो देखना है। तो ये आप टेबल लिख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक पे आते हैं। ओके, अभी कंटिन्यू करते हैं हमारे राजपूत के एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत एरा। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि उनका मैनेजमेंट कैसा था, हर एक चीज़ को वो कैसे संभालते थे, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे ढूंढते थे। तो सबसे पहले तो हम उनके मिनिस्टर्स की बात करें। अभी बहुत सारे राजपूत के बहुत सारे किंग्स आए, बहुत सारे डायनेस्टीज आई, लेकिन एक चीज़ उनकी फिक्स रही कि जो किंग बनने का जो आगे जो किंग बनेगा ना, वो उनका सन ही, मतलब उनके उनके बेटों में से ही किसी को पहले युवराज बनाते थे, फिर वही युवराज आगे जाकर किंग बन जाता था। मतलब कि किंग के बेटे को हम प्रिंस बोलते हैं ना, तो पहले किसी भी एक बेटे को, ऐसा नहीं कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, नहीं, कोई भी बेटे को जो अच्छा लगे उसको प्रिंस बनाते थे, युवराज बनाते थे, फिर वही युवराज किंग की डेथ के बाद प्रिंस बन जाता था। ये चीज़ हर एक डायनेस्टी में उनकी फिक्स थी, है ना। और मिनिस्टर्स की बात की जाए, कई बार तो इलेक्शन के थ्रू भी ऐसा हुआ था, जब कोई प्रॉब्लम हो जाए, जब कोई भी किंग ना बचे, तो इलेक्शन के थ्रू भी प्रिंस बना करके किंग बनाते थे। एक एग्जांपल उसमें दिया हुआ है, कश्मीर के राजपूत राजा थे यशस यशस्कर, उनको इलेक्ट ब्राह्मणों ने इलेक्शन के बाद किंग बनाया था, है ना। तो उसके बाद अभी मिनिस्टर की बात की जाए, सब मिनिस्टर कैसे होते थे, तो दो मिनिस्टर हैं, अमात्या और सेक्रेटरीज। अमात्या का काम होता था, या ये जो मंत्री होते थे उनका काम होता था नेगोशिएट करना, हर एक प्रॉब्लम में बताना कि नहीं, तुमने ये किया तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये काम करता था अमात्य, नेगोशिएट करते थे। और सेक्रेटरीज का काम होता था सब लड़ाई झगड़े को सॉल्व करके शांति करना, मतलब जस्टिस दिलाना, ठीक है। ये बातचीत करते थे और ये आखिरी में सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। और मेन फैसला तो किंग का ही होता था, किंग जो बोले वो इन दोनों को भी करना ही पड़े, ठीक है। ये सिस्टम तो था ही, लेकिन ग्राम पंचायत भी था, आज भी कोई कोई छोटे छोटे गांव में ये सिस्टम चलता है। सरपंच और मुखी जो उनके हेड होते हैं, वो उस टाइम से चल रहा है, राजपूतों के टाइम से ग्राम पंचायत का सिस्टम चलता आ रहा है, और वो मुगल को भी करना ही पड़ा था, ठीक है। तो ये उनका मैनेजमेंट था, गवर्नमेंट उनकी इस तरह से चलती थी। मिनिस्टर्स में अमात्य मिनिस्टर्स थे, सेक्रेटरीज थे, फिर ग्राम पंचायत सिस्टम भी उस टाइम पे चल रहा था, ठीक है। फिर अभी ट्रेड और कॉमर्स की बात की जाए, मतलब कि उनका बिजनेस, उनकी इनकम किधर से आती थी, तो लैंड टैक्स, जमीन का जो टैक्स होता है जो कि आज भी लिया जाता है, वो टैक्स जिसको वो भाग बोलते थे, राजपूत के टाइम पे लैंड टैक्स को भाग बोलते थे, और उसमें से ही मोस्ट ऑफ द इनकम आती थी। ऑलमोस्ट 1/6 पार्ट उनकी राजपूत की इनकम में से 1/6 पार्ट लैंड टैक्स में से आता था। जमीन के टैक्स में से उनकी ज़्यादातर इनकम आती थी, मतलब 100% में से 60% इनकम उनकी लैंड टैक्स में से आती थी, ओके। और पोर्ट्स, जहाँ पे अलग अलग फॉरेन जो ट्रेड करना हो, मतलब कि दूसरे देश के साथ बिजनेस करना हो, तो समुद्र से
आना जाना होता था पहले। तो वो पोर्ट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट बताए गए हैं स्तंभ तीर्थ और भृगु कच्छ। स्तंभ तीर्थ और भृगु कच्छ जो गुजरात के खंबात और भरूच के नाम से जाने जाते हैं आज के टाइम पे। वहाँ के समुद्र के पोर्ट्स में से ये ट्रेड करते थे, दूसरे देश से जाके बेचते थे सामान या खरीदते थे, तो वहाँ से इनकम होती थी। ठीक है, तो लैंड टैक्स तो था ही, लेकिन ये बिजनेस भी उनका चल रहा था जो कि पोर्ट्स के थ्रू होता था। और उनमें से दो पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, स्तंभ तीर्थ और भृगु कच्छ, जो कि खंबात और भरूच के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो ये था इनका एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड और कॉमर्स राजपूत के टाइम पे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। दो उनके मिनिस्टर्स थे, अमात्या और सेक्रेटरी, और ग्राम पंचायत सिस्टम भी वहाँ पे चलता था। फिर ट्रेड और कॉमर्स में लैंड टैक्स उनका मेन इनकम था, भाग जिसको बोलते थे वो। और पोर्ट्स की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे उनके स्तंभ तीर्थ और भृगु कच्छ। ओके, अभी हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का देखेंगे, राजपूत का एंड कैसे हुआ। फॉरेन अटैक्स, विदेश के जो सुल्तान थे या अरब कंट्री से जो भी किंग्स आ रहे थे, उन्होंने हमारे भारत के ऊपर कब्जा कैसे किया, वो हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो अभी फॉरेन अटैक्स जो हुए थे इंडिया पे और राजपूत एज खत्म कैसे हुआ वो देखते हैं। ठीक है, तो फॉरेन अटैक्स में अरब कंट्री से, मतलब कि दूसरे दूसरे देश से सब आ रहे थे हमारे इंडिया पे कब्जा करने, क्योंकि राजपूतों के टाइम पे इंडिया एक बहुत ही अमीर कंट्री बन गया था और बहुत सारी वेल्थ थी हमारे पास। और उसको देख के ही अरब कंट्री से इन्वेडर्स आए। 8th सेंचुरी से ये सब अटैक शुरू हुए थे, 8th सेंचुरी से शुरू हुए, 12th सेंचुरी पे राजपूत को ख़त्म कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो कैसे हुआ, सबसे पहले अरब कंट्री से आए थे बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स। जैसे कि शुरुआत की थी 8th सेंचुरी में मोहम्मद इब्न कासिम और साबुक्तेगिन, इन दोनों ने शुरुआत तो की थी, बहुत अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। राजपूत के किंग्स ने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया और इन दोनों को अटैक करने दिया नहीं। ठीक है, लेकिन फॉरेन अटैक्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये दो इन्वेडर्स थे, ये मोहम्मद गजनी और शिहाबुद्दीन गोरी। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इन्होंने बहुत बार कोशिश की और हर एक बार उन्होंने एक कदम ज़्यादा ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा ताकत लगा के कोशिश की, तब ये दोनों सक्सेसफुल हुए और 12th सेंचुरी में पृथ्वीराज चौहान को शिहाबुद्दीन गौरी ने हराया और राजपूत एज को ख़त्म किया। लेकिन उससे पहले मोहम्मद गजनी से बात करें, मतलब मोहम्मद गजनी की बात की जाए, तो उन्होंने बहुत बार अटैक किया और एक बार, हर एक बार स्ट्रॉन्ग तरीके से किया। और एक बार उन्होंने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक करके सोमनाथ टेम्पल की वेल्थ को लूट लिया। मोहम्मद गजनी ने बहुत बार कोशिश की और इनकी कोशिश यही थी कि इंडिया की वेल्थ, इंडिया का जो खजाना है, उसको हम अटैक करके अपना कब्जा कर लें। और उन्होंने, मोहम्मद गजनी ने यही किया, सोमनाथ टेम्पल पे उन्होंने अटैक किया और लूट लिया सब कुछ। और मोहम्मद गजनी के बाद शिहाबुद्दीन घोरी की बात की जाए, तो उन्होंने हमारे बहुत सारे किंग्स के साथ लड़ाई करके उनको हराया था, खास करके पृथ्वीराज चौहान, जो कि लास्ट लास्ट में सारी डायनेस्टी खत्म हो गई और पृथ्वीराज चौहान की बारी आई। तो पहली लड़ाई तो पृथ्वीराज चौहान आराम से जीत गए, लेकिन जब दूसरी बार वापस शिहाबुद्दीन घोरी ने हार नहीं मानी और फिर से लड़ाई की और फिर से शिहाबुद्दीन घोरी ने अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पे, तो वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हारे और शिहाबुद्दीन घोरी जीत गए। और दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तान शिहाबुद्दीन घोरी ने राजपूत एज खत्म करके अपना दिल्ली सल्तनत शुरू किया, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है, दिल्ली सल्तनत, है ना। तो उनकी शुरुआत भी यहीं से होगी, शिहाबुद्दीन घोरी से, है ना। पृथ्वीराज चौहान हारे, राजपूत एज खत्म हुआ और शिहाबुद्दीन घोरी से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, रिवीजन एक बार कंप्लीटली रिवीजन कर लेंगे और क्या हमने सीखा वो पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। ओके, तो एक बार इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। राजपूत एज, न्यू रूलर्स और स्टेट्स। तो राजपूत के बारे में हमने शुरू में देखा कि इनका एरा 500 साल तक चला, वो एक बहुत बड़ी खास बात थी। 700 AD से 1200 AD, 500 साल तक कोई देश को चला रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरी बात उनमें हमने देखी, उनकी खास बात थी उनका नेचर। वो गौ ब्राह्मण के प्रोटेक्टर्स थे, राइटियस थे, मतलब कि धर्म का पालन और सही रास्ते पर चलते थे। और सबसे बड़ी बात थी उनकी बहादुरी, हिम्मत। और उससे भी बड़ी बात मैं कहता हूँ कि उनकी यूनिटी थी, मेल फीमेल सब मिलजुल कर चलते थे और सब कुछ अच्छे से उन्होंने हिम्मत से संभाला था, जोश में उन्होंने होश नहीं खोया था, ये उनका नेचर
जो कि बहुत बड़ी खास बात थी और इसीलिए उनका एरा 500 साल तक चला, है ना। उसके बाद हमने नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स देखे, चौहान डायनेस्टी देखी, फिर चावड़ा डायनेस्टी देखी, फिर हमने सोलंकी डायनेस्टी देखी। ये 3-4 डायनेस्टी जो नॉर्थ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट थी, और पृथ्वीराज चौहान का जो उनके पेरेंट्स का जो कनेक्शन था वो हमने देखा, फोर फादर्स का। ठीक है। फिर हमने साउथ इंडिया के बारे में देखा, कैसे अलग अलग डायनेस्टी और अलग अलग किंग्स उनके कैपिटल्स बनाते गए। फिर हमने उन राजपूत का एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस देखा, ट्रेड और कॉमर्स, कैसे इनकम उनकी आती थी। लास्ट में हमने देखा कि फॉरेन अटैक्स, अलग अलग ये जो इन्वेडर्स आए थे अरब कंट्री से, मुस्लिम इन्वेडर्स, सुल्तान्स, उन्होंने कैसे अटैक किया हमारे पर और राजपूत एज को ख़त्म किया, है ना। तो अभी आपको इसमें से क्या सीखने को मिला? ये रिवीजन तो हो गया, क्या सीखने को मिला आपको? एसएस या हिस्ट्री, इसमें बहुत सारे किंग थे, बहुत सारे नाम थे, आप बोर हो गए होंगे, या डायनेस्टीज बहुत सारी थी। अगर आप स्टूडेंट को दो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, एक होता है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू, मार्क्स के लिए हमको लर्न करना है, और दूसरा होता है सच में लर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट को लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब स्टूडेंट अगर एसएस को या हिस्ट्री को या हर एक सब्जेक्ट को लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कोई सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगेगा। लेकिन एग्जाम और मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बोरिंग, हर एसएस और हिस्ट्री नहीं, हर एक सब्जेक्ट आपको बोरिंग लग सकता है। तो आपको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे इस चैप्टर में तो बहुत खास बात दी हुई है इसमें। आपने इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी ये नहीं देखा होगा कि अ, राजपूतों ने एक दूसरे के साथ ही लड़ाई की, या फिर एक किंग दूसरे किंग के साथ बैटल में लड़ा, राजपूत ही दोनों साइड, और वो जीत करके उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कब्जा किया। ये हमने कहीं पे भी नहीं देखा, मतलब कि पूरे इंडिया के सारे राजपूतों में यूनिटी थी, सब मिलजुल के चला रहे थे। किंग अगर बन भी रहे थे आगे तो वो अपनी फैमिली में ही अपने बेटे के बेटों को बनाते जा रहे थे, है ना। और यही चीज़ अगर हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे, यहाँ ये जो इन्वेडर्स आ गए दूसरे देश के, अगर अटैक करके यहाँ पे कब्जा कर लिया, दिल्ली सल्तनत और मुगल रूलर्स की बात की जाए, तो वहाँ पे ये यूनिटी नहीं होगी, वहाँ पे ये सब मिलजुल के नहीं चलेंगे, एक दूसरे के ऊपर ही अटैक करेंगे, लड़ाई करेंगे, जीतेंगे, फिर अपनी डायनेस्टी बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा, खुद ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, और फिर एक और दूसरे फॉरेन इन्वेडर्स आ जाएंगे, फिर अंग्रेज आ जाएंगे, फिर ये सब हमारे देश में जो हम हिंदू रिलीजन वाले थे, या जब यहाँ के रहवासी थे, उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, और इसी ये सब अपनी दादागिरी और गुलामी करते जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये बोला था शुरुआत में कि राजपूत एज जब ख़त्म होगा तब क्लाइमैक्स आएगा, तब ट्विस्ट आएगा। इसीलिए हमने फर्स्ट चैप्टर राजपूत के बारे में पढ़ा है। राजपूतों की खास बात उनकी यूनिटी, उनकी बहादुरी, उनका नेचर, जिसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन जब ये ख़त्म होता है तो दूसरे इन्वेडर्स या दूसरे जो रूलर्स आए उनमें ये खास बात नहीं थी, उनमें यूनिटी नहीं थी। ये सीखने को मिलता है हमें। अगर राजपूतों का नेचर अगर हम आज भी अप्लाई करते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं इंडिया में, भले अलग अलग रिलीजन है लेकिन सब मिलजुल के रहेंगे तो कोई भी लड़ाई झगड़ा इंडिया में नहीं होगा। आज अभी प्रेजेंट टाइम की ही बात करें तो पूरे वर्ल्ड में वॉर चल रही है। रशिया और यूक्रेन की जो बहुत बड़ी वॉर अभी भी चल रही है, हम लोग उसको बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 है। आज अभी के टाइम में बांग्लादेश में लड़ाइयाँ चल रही है ना। लेकिन इंडिया में यूनिटी, अगर जिस तरह से हमारे मिनिस्टर सब कुछ संभाल रहे हैं, हमारे देश में हमारे देश की आर्मी आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो अभी यूनिटी में चल रही है, अच्छे से चल रही है। और बिल्कुल राजपूतों की तरह ही अगर हम आज भी सब कुछ संभालें तो यस, बहुत लंबे समय तक हमारा देश सेफ रह सकता है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्टिंग बनाती है एसएस को और हिस्ट्री को। ये चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं हिस्ट्री में से। तो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री और एसएस बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की ज़रूरत है। ओके, अभी आगे हम दूसरा सब्जेक्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।